जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरा कहाँ का ट्रीटमेंट हुआ है मेरे बारे में, और मेरे बारे में क्या है क्या नहीं, ये सब बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो कोई भी ये चीज़ कैसे झेल सकता है कि उसके बच्चे को, मतलब उसका बच्चा पैदा होते ही उसका हमारा हार्ट सर्जरी हो रहा है। ये कुछ कहानी जो अभी या ही नहीं रहा अभी, जो ये पापा नहीं, मतलब सिंगल पापा, ये कहानी कुछ मुझे अपने जैसी लगी। मतलब मेरे जैसे नहीं, मेरे पापा जैसी लगी। तो मैं कोई भी अगर इंसान अपना बच्चे को, अगर उसका बच्चा अगर कोई डिजीज़ के साथ पैदा हुआ है तो वो तो फेंक देगा। लेकिन मेरे पापा ने फेंका नहीं। लेकिन कोई अपना खून को कैसे फेंक देता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई अपना खून को अपने, मतलब अपने बच्चे के साथ इतना निर्दय कैसे हो सकता है। तो मेरे पापा ने मेरे पैदा होते ही एक तो सबसे पहले तो पार्टी अनाउंस की बहुत बड़ी। ठीक है, पार्टी हुई थी। उसके बाद उसके बाद मुझे पार्टी में पता चला कि मुझे एक डिसीज़ है। ठीक है, मेरे जो मैं बचपन में पैदा होते ही मेरे सब बच्चे रोते हैं ना, अगर नहीं रोने से उनके जो मैक्सिमम बच्चों के मतलब हार्ट में जो है वो मतलब होल हो जाता है, होल हो जाता है, होल रहता है। तो मेरा हाथ में होल था। ठीक है, मेरे पापा घबराए नहीं, तुरंत 3 टिकट बेंगलुरु के किए। बेंगलुरु गए हम लोग, हम पापा और मम्मी। ठीक है, उस समय मैं मतलब मेरी बहनें भी पैदा हो गई थी 2001, मतलब मेरी बहनें तो 1997 में पैदा हुई थी ना। तो 2001 में हम पैदा हुए। तो मेरी बहनों को मतलब मेरी ग्रैंड मदर पास छोड़ के मेरे पापा गए बेंगलोर मेरे साथ, मेरे को लेके। मतलब बच्चों का टिकट लगता नहीं है ऐसे आजकल, लेकिन उस समय मेरी टिकट के भी 23,000 रुपये लगे थे, 23,000 रुपीज़ लगे थे उस समय मेरे टिकट के भी। जबकि मेरी सीट में, मैं सीट में बैठा ही नहीं पहली बार तो, मैं सीट में बैठा ही नहीं, मम्मी की गोद, मम्मा के गोद में था मैं। तो उस सीट के भी पैसे लगे, वो सीट वैकेंट पड़ा था ऐसे ही खाली। सो 23,000 रुपये वहाँ लग गए एरोप्लेन में। और ऑपरेशन में तो आप लोग जानते ही हैं, हार्ट का ऑपरेशन आप लोग जानते कितना लग जाता है। और यहाँ तो मेरे हार्ट में होल था, एक मशीन लगा था मेरे हार्ट में, अभी भी वो मशीन होगा यहाँ पर इस एरिया में। अभी वो हमारा डॉक्टर ने कहा था कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो वो मशीन के ऊपर मांस आ जाएगा और वो मशीन कवर अप हो जाएगा। और जो एम आर आई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह जो मशीन होता है, उसके अंदर हम आराम से अभी तक अब तक घुसते हैं, लेकिन पहले कंफर्म करते कि उसमें कोई मैग्नेट वैग्नेट तो नहीं है। अब मैग्नेट का आजकल ऐसा मतलब डर भी नहीं रह गया ना, कि आजकल तो मैं इतना बार जा चुका हूँ सिटी स्कैन एम आर आई मशीन में, इतना बार जा चुका हूँ, तो आजकल कोई ऐसा डर भी नहीं रह गया है। क्योंकि वो मशीन जो है मेटल का भला ही है, लेकिन उससे कुछ हार्म नहीं हुआ मुझे आज तक, हार्मलेस मशीन है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, तो उन्हें अगर ऐसे ही सडनली अगर कोई भी छोड़ दे तो ये गलत बात होती है। ठीक है, तो मेरे पापा ने वही किया जो उन्हें सही लगा, कि मेरे पहले इलाज कराया। भले ही उनके मतलब करोड़ों रुपए लग गए इलाज में, लेकिन मेरा इलाज कराया उन्होंने। उस समय करोड़ों रुपए बहुत मैटर करते थे। मतलब उस समय अभी का 1 लाख रुपया आपके 20 लाख के बराबर होंगे। जो टाइम था वो, उस समय 2000 वाला टाइम जो था, तो उस समय अभी के 10 लाख आपके, अभी के 1 लाख आपके 20 लाख के बराबर है। और उस समय पापा ने बहुतों की मदद की, बहुत लोगों की, अपने जीजाओं की, अपने बहनों की, सबकी मदद की उस समय। गोल्ड से, चाहे पैसों से, हर तरीक़ा से, ताकत से, दिमाग से, हर तरीक़ा से मदद की। लेकिन मेरे पापा आज अकेले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोगों की मदद करो कि लोग भी आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली। सबसे पहले मैंने यही चीज़ देखी है कि हम जिसकी मदद करें वो समय आने पे जी हाँ, समय आने पे वो हमें धोखा दे सकते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। सो कोई किसी की मदद नहीं करता, हमें अपनी मदद खुद करनी होती है। इसी स्लोगन के साथ मैं अभी दूसरा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद कोई भी बच्चा मतलब जैसे आप मान लीजिए 1 साल का, उसका हार्ट सर्जरी होता है,
तो आप क्या बोलते हैं कि वो मतलब बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा मतलब उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? उसके बाद भी भगवान जी को मतलब मुझ पर दया नहीं आई। उसके बाद भी भगवान जी को मेरे पे दया नहीं आई। भगवान ने उन्हें बोला कि तुम अपना कर्म भोग भोग के जाना। तुम अपने सारे कर्म में जितना भी तुमने कर्म किया गलत सब भोग लो बचपन में ही। फिर जब तुम जवान होगे तब तुम्हारी जो कामयाबी होगी उसमें हम लोग बीच में नहीं आएंगे। उसमें हम लोग बीच में नहीं आ सकते। आप कामयाब होंगे ज़रूर होंगे। तो 2012 में फिर से पैरालाइज, 2013 में फिर से पैरालाइज और CMC वैल्यूड में इस बार गए CMC वैल्यूड। तो वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मतलब भी यहाँ वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा, मतलब वहाँ पर नॉर्मल जो वर्कआउट वगैरह से ट्रीटमेंट किया गया। मेडिटेशन योगा वर्कआउट नहीं, वो योगा अलग होता है। योगा से जैसे हार्ट को ऐसे ऐसे करवाना और हार्ट से चावल का जो दाना होता है वो ऐसे उठवाना ताकि फिंगर सब मेरे काम करे। अभी सब बढ़िया फिंगर सब आप देख सकते हैं, ताकि वो मेरा फिंगर सब काम करे। 1 साल तक मैं ट्रीटमेंट वहाँ चला और तब मैं 6 क्लास में था। और हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ कि मुझे लीव चाहिए, थोड़ा लीव करवा देंगे मेरा हॉस्पिटल में मुझे लीव चाहिए, जो कि जॉब में होता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम कि लीव क्या होता है, छुट्टी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मुझे उस समय इतना नॉलेज नहीं था, हालांकि किसी को नहीं होता, बहुत कम को होता है, बहुत मेजर बच्चों को होता है। तो मैं बोल रहा था मुझे लीव चाहिए। मुझे हॉस्पिटल से भी लीव होता है वैसे, अगर आप मांगेंगे तो। अगर आप इल्ड है, बहुत बीमार है, तो आपको लीव नहीं मिलेगी। मैं लिटरली मेरे हाथ में इंजेक्शन लगे हुए हैं, सिरिंज लगा हुआ है, मेरे दोनों हाथ में सिरिंज लगा हुआ है और मैं उठ के बोल रहा हूँ मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो। मैं एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा मेरा, स्कूल जाने दो। मैं रोने लगा वहाँ पर। फिर सब वहाँ पर सब बोल रहा कितना पढ़ाकू बच्चा है, ये स्कूल जाने के लिए मर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए मर रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ ध्यान दे दो। फिर मैंने थोड़ा बहुत मतलब लोगों को सुना, फिर उनसे थोड़ा सहानुभूति ली कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद 2013 में फिर से पैरालाइज आ गया। पहले राइट साइड आया, अब इस पर लेफ़्ट साइड आ गया, इस साइड में आ गया। मैंने राइट हुई है, राइट साइड में पहले आया, फिर लेफ़्ट साइड में आ गया। देन फिर से मैं वैल्यूड गया, CMC वैल्यूड। तो इस बार डबल ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। इस बार भी मैं ठीक हो गया, पूरा रिकवर हो गया, पूरा राइट साइड रिकवर हो गया। अब की बार भगवान ने देखा ये तो रिकवर हो जा रहा जल्दी जल्दी। अब की बार क्या किया भगवान ने, अब की बार भगवान ने दोनों साइड दे दिए एक साथ ही, दोनों साइड। मतलब अचानक से मैं रात में उठा और मेरा मुंह टेढ़ा है, मुंह मेरा ऐसे ऐसे मुंह मेरा, और मुंह से थूक गिर रहा है मेरा, लार गिर रहा है, जो लार बोलते हैं उसको, तो वो गिर रहा है। और फिर डॉक्टर अजय कुमार से कंसल्टेंट किया मैंने, मेरे पापा ने, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे पापा के। तो उन्होंने बोला कि आप बेंगलुरु जाइए बच्चा को लेके। तो उसके बाद हम लोग बेंगलुरु गए। फिर बेंगलुरु में मेरे को डॉक्टर पार्थेश पांडे और डॉक्टर मल्ला भास्कर राव मिले। डॉक्टर मल्ला भास्कर राव ने मेरे पापा को बोला कि इसका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। मेरे पापा ने बहुत कंसल्ट किया सबसे कि ऑपरेशन के बिना हो जाएगा क्या, ऑपरेशन के बिना हो जाएगा काम, ऑपरेशन के बिना हो जाएगा काम। लेकिन सब में मना कर दिया। सब ने बोला कि वो जो क्लॉट है, जो आपका जो ब्लड सेल्स आपका बच्चा के दिमाग में जो बन रहा है वो बहुत मोटा है, हीमोग्लोबिन इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं इकोस्प्रिन का दवाई लेता हूँ अभी तक, क्योंकि मेरा ब्लड सेल्स बहुत मोटा है और हीमोग्लोबिन इसमें बहुत ज़्यादा है बिना ब्लड सेल्स में। ये हीमोग्लोबिन में अगर मैं मेडिकल क्लास नहीं जाता ना, मेडिकल कोचिंग नहीं लेता मैं, तो मुझे मालूम नहीं चलता कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब ब्लड सेल्स जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, उस करते होता है। जैसे आपके दिमाग में, मेन तो आपके दिमाग में जो ब्लड सेल्स बनेंगे
दिमाग में आपके ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो पतले होने चाहिए, एकदम पतले, महीन, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए एकदम। आप सूता देखते हो, उससे भी पतला होना चाहिए। जैसे आपका सिलने वाला जो सूता होता है, जिससे हम लोग सिलाई बुनाई करते हैं, वो होता है, उससे भी पतला होना चाहिए। हम लोग का जो ब्लड होता है उससे भी पतला होना चाहिए, तब हम लोग का ब्लड दिमाग तक जाता है। और अगर किसी कारण से अगर वो ब्लड सेल्स मोटे हैं तो चेकअप कराइए, इकोस्प्रिन लीजिए। इकोस्प्रिन आपका 75 mg आता है, 50 mg आता है, 150 mg आता है, 150 mg आता है और 500 mg आता है। और मुझे मालूम नहीं और कितने कितने mg के आते हैं। और जो जो आपके 75 mg का होता है वो आपके नॉर्मल, जो आप नॉर्मल में होते हैं वो होता है। अगर आपका नॉर्मल है ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। हीमोग्लोबिन आप कैसे पता चल कर सकते हैं अपने बॉडी में? हीमोग्लोबिन अगर आपके ये सब हैंड्स जो है ये पूरे रेड हो गए हैं, यहाँ पर पूरा रेडनेस आ गए आपके, यहाँ पर पूरे रेडनेस आ गए हैं। ये आपके जो लैप्स होते हैं पैर के, वो आपके पूरे रेड हो गए, पूरे रेड हैं। इससे आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ जाता है। अगर आपका ऐसा है तो आप इकोस्प्रिन लेना चालू करें, बिना पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए आप, उसके बाद लेना चालू करिए। कोई भी मेडिसिन, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई हम लोग को डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में नुकसान कर सकती है। जैसे मैंने प्रोटीन लिया था 2014 में, मैंने प्रोटीन लिया था, नहीं 2014 में नहीं, 2022 में मैंने प्रोटीन लिया था जिम जाते वक्त। तो मैंने 6 डब्बे प्रोटीन के खाली कर दिए। 6 डब्बे प्रोटीन के खाली करने के बाद मुझे समझ आया कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसके बाद 2022 में जब बीमार पड़ा था, प्रोटीन की वजह से पड़ा था। और जो प्रोटीन था वो लैब्रा का था, बिग मसल का था, और एक कंपनी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। सो अगर आप लोग भी प्रोटीन खाते हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, प्रोटीन खाते हो, जैसे मास्क वगैरह कुछ भी अगर लेते हो, तो आज से ही बंद कर दे आप लोग। ये आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये वीडियो मैं किसी प्रमोशनल के लिए नहीं करता हूँ, ना ऐसा कुछ मेरा सीन है कि प्रमोशनल वीडियो करूँ या ऐसा कुछ बनाऊँ, ना मेरा ऐसा कुछ सीन है। तो मैं यही जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें। आप लोग जैसे हैं वैसे आप लोग परफेक्ट है। आप लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा है, आप लोग अगर स्वस्थ हो, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा अपने आप करना, अच्छा अपने आप को टॉप पे देखना है, जैसे आप लोग 26 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तब अगर आप लोगों को टॉप पे देखना अपने आप को, तो आप लोगों को खाली 3 चीज़ करनी पड़ेगी। अपना बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, अपना मेहनत करना पड़ेगा, और अपने पे मेहनत करना पड़ेगा, वर्कआउट वगैरह जैसे। और कोई प्रोटीन का डिब्बा खाने की ज़रूरत नहीं है। डाइट अगर चाहिए तो डाइट आप उससे ले सकते हो, या आप अपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से ले सकते हो, जो कि जिम की होने ज़रूरी है वो। लेकिन जिम में भी ऐसे लोग काफ़ी है जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे गलत। जैसे मेरे जिम में एक थे सैलेश सर, उन्होंने मुझे गलत सजेशन दिया कि बेटा ये प्रोटीन खा लो, ये इससे एकदम मांस गेनर आ जाएगा, मांस गेनर खाओ, ये खाओ, लेबड़ा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बिग मसल का लो, ये सब लो। तो ये सब प्रोटीन वगैरह लेके मेरा तबीयत जो है वो ख़राब हुआ, प्रोटीन वगैरह के चलते मेरा तबीयत ख़राब हुआ था। और पहले जो हुआ वो ब्लड का जो ब्लॉकेज था, ब्लड का ब्लॉकेज की वजह से ख़राब हुआ, जो सबसे पहले हुआ था। और जो उससे पहले हुआ था, जो बचपन में जो हुआ था, वो मैं रोया नहीं था, उसकी वजह से हुआ। बचपन में ही मर्द बनने का शौक़ हो गया था हमको कि ना रोना नहीं है, रोने वाले कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैंने अभी लास्ट में कसम खाई, जब मेरा अभी हाल में ब्रेकअप हुआ 1 साल पहले, मैंने कसम खाई, 1 साल नहीं हुआ, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 8 महीने हुए हैं ब्रेकअप को मेरे। तो उसमें मैंने कसम खाई कि अब मैं नहीं रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए, अब मैं नहीं रहूँगा, अब मुझे रोना ही नहीं है।
अब इस आँख में आंसू तभी आएंगे जब कोई मेरा अपना मुझे छोड़ के जाएगा। फिर से मैंने ये कसम खाई है, पहले एक बार खाई थी, फिर से अभी एक बार खाई है कसम ये वाली, कि अब कोई मुझे मेरा आप कोई अपना छोड़ के जाएगा तब मैं रोऊँगा। उससे पहले तो मेरी आँख में आंसू नहीं आने वाले। कोई भी ट्राई कर ले, चाहे मुझे मार ले, पीट ले, या मुझे गोली तक मार दे, मेरे आँख में आंसू नहीं आने वाले लाले। मेरे आँख में अब आंसू नहीं आएंगे। अब मैंने दिल से कम, दिमाग से ज़्यादा सोचना चालू किया है। तो हाँ, ह्यूमैनिटी मेरे में है। जैसे मुझे दया दया भाव है मेरे में, दया वया आती है मुझे। जैसे कोई गरीब है तो आज भी मुझे देख के ये लगता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरा क्या होता। मुझे आज भी देख के यही लगता है। मुझे देख के लगता नहीं होगा आप लोगों को कि इसमें इतनी काइंडनेस है, लेकिन हाँ, आज भी मुझे ये लगता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता, मैं कैसा अपने आप को ट्रीट करता अगर मुझे ऐसा कोई देता नहीं तो। और आज भी मैं किसी की मदद नहीं करता, अपने से सब कुछ करता हूँ। तो अपने से मदद अपने ही करें, अपनी मदद अपने करना सीखें। इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ मैं। तो कल मिलता हूँ आप लोगों से।